अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने नाइन्थ में चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था इंजाइम। आज इंजाइम में लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमने पढ़ना है यूजेस ऑफ इंजाइम। इंजाइम इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो इसका पहला इस्तेमाल है फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में इंजाइम की मदद से हम स्टार्च को तोड़ते हैं। स्टार्च को तोड़ के जब हम इसे शुगर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो शुगर हम फिर डिफरेंट पर्पजेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम ब्रेड, बन, रोल्स, चीज़ मतलब पनीर, यानी ये जो बेकरी आइटम्स होती हैं ना, बेकरी की जितनी भी आइटम्स हैं, डबल रोटी है, बन्स हैं, रोल्स हैं या फिर पनीर है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंजाइम को। इंजाइम की मदद से पहले हम स्टार्च को तोड़ते हैं। इसी तरह पेपर इंडस्ट्री में, इसी तरह जब हम पेपर इंडस्ट्री में इंजाइम की मदद से स्टार्च को तोड़े हैं तो स्टार्च एक हाई विस्कस यानी राड़ापन जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसे लो विस्कोसिटी मटेरियल में बदला जाता है। जब ये लो विस्कस बन जाता है तो फिर इसे पेपर बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसी तरह बायोलॉजिकल डिटर्जेंट, डिटर्जेंट होता है बेटा सरफ। सरफ जो है इसमें मुख्तलिफ इंजाइम्स डाले जाते हैं, क्योंकि हमारे जो कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे होते हैं, स्टेन्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए। अब वो जो स्टेन्स हैं, दाग धब्बे हैं, वो मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं। मसलन उनमें लिपिड्स इन नेचर भी होते हैं, प्रोटीन इन नेचर भी होते हैं। तो मिसाल के तौर पर वहाँ पर हमारे जो बर्तन धोने वाले हैं उनके साथ कोई स्टार्च लगी हुई है बर्तनों के साथ, आपने वो बर्तन धोने हैं, आपके डिटर्जेंट में इंजाइम होगा अमाइलेज। अमाइलेज क्या करेगा, वो स्टार्च को तोड़ है उस बर्तन से उतार दे है, यानी डिश वॉशिंग में आपकी बुक में लिखा हुआ है डिश वॉश, यानी डिश वॉश के दौरान जो स्टार्च रेजिड्यू है उसे तोड़ है जो है वो अलहदा कर दे है। इस तरह जो आपके बर्तन हैं, डिशेज हैं, वो साफ हो जाएंगी। और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में अमाइलेज इंजाइम होगा। इसी तरह मुख्तलिफ और भी होते हैं लिपिड्स। आप खाना खा रहे थे, कपड़ों पे सालन जो है वो थोड़ा सा उससे छींटे पड़े, वो उसमें ऑयल था, तो अब डिटर्जेंट के अंदर लाइपेज एंजाइम होता है, तो वो लाइपेज एंजाइम जो है वो उसे तोड़ है लिपिड्स को तोड़ देता है इनटू कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड, और कपड़ों से दाग खत्म हो जाते हैं। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में स्टार्च को तोड़ है शुगर में बदला जाता है, और प्रोटीन को तोड़ है पेप्टाइड्स में बदला जाता है, और ये पेप्टाइड बाद में टूट है अमाइनो एसिड्स बनते हैं। अब इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज इस्तेमाल होता है, प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए प्रोटीएजेज एंजाइम है वो तोड़ते हैं। जब आपके पास शुगर और अमाइनो एसिड आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इन चीज़ों का रिएक्शन करवाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट जो है, ये आपको फिर यीस्ट जो है ये फर्मेंटेशन में रोल प्ले करती है। जब ये फर्मेंटेशन करवाती है, यानी है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन हो हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी ऑक्सीजन है प्रेजेंट नहीं होता, ऑक्सीजन ही गैर मौजूद ही में रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनती हैं फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए। इसके बाद ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इंतहाई इम्पोर्टेंट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक्टिव साइट, अब हर एंजाइम है ऊपर एक ऐसी साइट होती है, एक ऐसी प्लेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर आखिर सबस्ट्रेट ने बाइंड करना होता है। तो द साइट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम इज कॉल्ड एक्टिव साइट। या फिर आप दूसरे लफ्जों में ये ख्याल है एंजाइम है ऊपर 3 डिमेंशनल जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी अंदर ही तरफ धंसा हुआ क्लेफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर आखिर सबस्ट्रेट ने अंदर बाइंड होना होता है। मिसाल के तौर पर ये एंजाइम है, तो ये जो इसके ऊपर ये जो नजर आ रही है ये वाली साइड जो अंदर ही तरफ दबी हुई है, इसे
पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर या क्लेफ्ट कहते हैं और ये एक्टिव साइट है। अब इस बेस पे, एक्टिव साइट की बेस पे मॉडल्स पेश किए साइंटिस्ट ने। पहला मॉडल है लॉस एंड सी मॉडल। इसे एम.एल. फिशर ने 1894 में प्रपोज किया था ये मॉडल, और ये एमसीक्यू है, सब प्रपोज किया था। तो ये एम.एल. फिशर एक जर्मन केमिस्ट था, जर्मनी का रहने वाला था और ये केमिस्ट था। इसने 1894 में बताया कि एंजाइम ही एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होती है। अब रिजिड का क्या मतलब है, यानी ये चेंज नहीं होती। इसका मतलब है जब चेंज ही नहीं होना तो इसके अंदर वही सबस्ट्रेट फिट बैठे है जो इसकी एक्टिव साइट की शेप जैसा होगा, वरना नहीं फिट बैठता। एक्टिव साइट की जो शेप है वो फिक्स होती है, सबस्ट्रेट प्रिसाइजली फिट इनटू द एक्टिव साइट। अब ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट और एंजाइम की शेप आपस में मिले ही, एंजाइम में मतलब एक्टिव साइट की शेप, एक्टिव साइट ही और सबस्ट्रेट की शेप आपस में मिले ही तो तब ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों है, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के अंदर फिट बैठता ही नहीं है। तो अब ये इसके अंदर फिट बैठे हैं तो ये बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब ये रिएक्शन जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो अब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है, एंजाइम अलहदा हो जाता है। इसीलिए हमने एंजाइम के डेफिनेशन में पढ़ा था विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन में इस्तेमाल होता ही नहीं है, ये एट द एंड वैसे ही बच जाता है। यानी सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बदल गया लेकिन ये वैसे था वैसे ही रिकवर हो गया। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये डैनियल होशलैंड ने 1958 में मुतारफ करवाया था। इसने कहा था एंजाइम ही जो एक्टिव साइट है ये रिजिड नहीं है। एम.एल. फिशर ने कहा था एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होती है, इसने कहा रिजिड नहीं होती बल्कि ये इंड्यूस हो जाती है, चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड, एक्टिव साइट रीशेप्ड टू परफॉर्म एक्शन। अब इसमें एग्जांपल है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम ही एक्टिव साइट है लेकिन ऊपर सबस्ट्रेट की शेप डिफरेंट है। तो जब सबस्ट्रेट कांटेक्ट में आया तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में अब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चेंज हो गई है, इंड्यूस हो गई है, बदल ही है, और एट द एंड सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बदल है और एंजाइम जो है वो वैसे है वैसे ही रिकवर हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लॉस एंड सी मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अलग-अलग भी आते हैं, डिफाइन लॉस एंड सी मॉडल, डिफाइन इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो इसमें डिफरेंस आ जाए तो पहला डिफरेंस ये है, ये एम.एल. फिशर ने दिया था, ये डैनियल होशलैंड ने दिया था। दूसरा डिफरेंस है एक्टिव साइट फिक्स होती है, रिजिड होती है। दूसरा डिफरेंस इधर है एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड। उसके बाद ये प्रिमिटिव मॉडल है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, और हमारे जिस्म में जो मोस्टली एंजाइम है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल हो ही मानते हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, वो कौन से अवामल हैं जो एंजाइम ही एक्टिविटी को असरअंदाज होते हैं, उस पर असर डालते हैं। तो पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो इंसानी जिस्म का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37। तमाम एंजाइम जो है ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जितनी इनमें रिएक्शन हो तेज़ करने की सलाहियत होती है, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे उतनी सलाहियत बरोहे हार लाते हुए ये रिएक्शन हो तेज़ कर देता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई एंजाइम सबसे ज़्यादा अपना जो है वो रिएक्शन हो तेज़ करे, वो टेम्परेचर उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। एंजाइम मैक्सिमम परफॉर्म फंक्शन, यानी वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपना मैक्सिमम वर्क जो है वो परफॉर्म करे, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे, उस टेम्परेचर का नाम है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए तो आपको पता है एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन बनी हुई होती है अमाइनो एसिड से, और प्रोटीन जो है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। टेम्परेचर सेंसिटिव है मतलब यानी ये टेम्परेचर हो सेंस हर है अपने इससे जो
अमाइनो एसिड है जुड़ने वाले जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनमें चेंज आ जाती है। जब टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका जो अमाइनो एसिड है दरमियान में बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। जब बॉन्ड टूट जाते हैं तो अल्टीमेटली एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ही टूट जाता है। तो जब एंजाइम टूट जाए है तो इसका मतलब है हमारे जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म ही डेथ हो जाएगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर और डीनेचरेशन ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्टिमम टेम्परेचर और डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37। मिसाल के तौर पर अब हम ये समझते हैं तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर टेम्परेचर हुआ 10, तो अगर टेम्परेचर 10 है तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना है। अगर 20 हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना है। अगर 30 हुआ 30 हुआ बेटा रिएक्शन रेट है इतना, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इधर हो बढ़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन भी इधर हो बढ़ रहा है। 37 पे जा है ये मैक्सिमम रेट पे यहाँ शो करता है। उसके बाद आप जैसे ही 37 से 38 की तरफ जाए हैं तो ये रिएक्शन है, ये जो स्लोप है ये डाउनवर्ड आ जाए। इसका मतलब है अब रिएक्शन जो है वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया। तो अब ये जो डीनेचरेशन है वो शुरू हो गई। अब ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता जाएगा रिएक्शन। पीएच जो होती है ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन मीडियम है अंदर हाइड्रोजन आयन ही कंसंट्रेशन, मतलब जिस मीडियम है अंदर एंजाइम ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है उस मीडियम है अंदर जो हाइड्रोजन आयन से जो कंसंट्रेशन है उसे बोलते हैं पीएच। हर एंजाइम हो एक खास पीएच चाहिए जिस पे उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। मिसाल के तौर पर पेप्सिन एंजाइम है वो 1.5 से लेके 2.0 है दरमियान जो है ये ज्यादा से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह ट्रिप्सिन जो है ये 7 to 8 पीएच पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा फंक्शन अपना परफॉर्म करता है। तो हर एंजाइम के लिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मीडियम में लाजमी है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है। अब पेप्सिन के लिए 1.5 से लेके 2.0 कंसंट्रेशन चाहिए हाइड्रोजन ही इन मीडियम। ट्रिप्सिन ही चाहिए 7 to 8 हाइड्रोजन आयन ही कंसंट्रेशन इन मीडियम, जिस मीडियम में उसने फंक्शन परफॉर्म करना है। तो टोटल पीएच जो होती है ये 0 to 14 होती है, यानी 14 0 और 7 न्यूट्रल होता है। आखिर तो ये 7 से 0 है दरमियान में है तो ये बेसिक इन नेचर है, यानी मीडियम बेसिक होना चाहिए जिसमें एंजाइम ने रिएक्शन परफॉर्म करना है। और अगर 7 से ऊपर हो जाए 14 है दरमियान तो ये मीडियम एसिडी हो जाता है। तो इसका मतलब है जो 7 से अबव है वो एसिडिक मीडियम में अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और जो 7 से बिलो है वो बेसिक मीडियम में, और 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। इसके बाद है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम की कंसंट्रेशन आप रिएक्शन में कांस्टेंट कर दें, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं। अब मिसाल है तौर पर एंजाइम है कंसंट्रेशन ये है 15 मॉलिक्यूल है एंजाइम है, आपने 5 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट डाले तो वो 15 मॉलिक्यूल पे 15 एक्टिव साइट मौजूद हैं। तो यहाँ से आप 5 मॉलिक्यूल हो वो 15 उठाए हा, उठाने की सलाहियत 15 मॉलिक्यूल एंजाइम है, लेकिन आपने सबस्ट्रेट डाला हुआ है 5 मॉलिक्यूल। इसका मतलब है 5 मॉलिक्यूल 5 एंजाइम के साथ जाके बाइंड करें और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। 10 एंजाइम अभी भी फ्री पड़े हुए हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम अभी भी फ्री पड़े हैं। आप 5 के बजाय 10 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के डालें तो इसका मतलब है वो 10 को जल्दी से कन्वर्ट कर दे प्रोडक्ट में, लेकिन अभी भी 5 एक्टिव साइट फ्री पड़ी हुई हैं। आपने 15 डाले, इसने 15 है 15 उठाए और प्रोडक्ट में बदल दिए। तो जितनी देर आप शुरू में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाए हैं, एंजाइम कांस्टेंट है, सबस्ट्रेट बढ़ाते जाए रिएक्शन का रेट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट में।
जैसे ही एंजाइम 15 है, आप 100 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट डाल दें, लेकिन इसके पास तो 15 एक्टिव साइट है, इसने एट अ टाइम 15 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना। अब मैक्सिमम स्पीड उसने 15 एंजाइम वाली ही देनी है, तो इसने है एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन अप टू सर्टन लिमिट, उसके बाद नहीं। अब जब एक लेवल था, पहले 10 एक्टिव साइट फ्री थी, फिर 5 एक्टिव साइट फ्री थी, फिर हमने सबस्ट्रेट बढ़ा दिया, अब 15 एंजाइम मॉलिक्यूल थे, 15 सबस्ट्रेट थे, वो जाहे बाइंड हुए। इसका मतलब है अब नो मोर एक्टिव साइट, यानी अब आप सबस्ट्रेट डालते भी जाएं तो उधर एक्टिव साइट फ्री ही नहीं है, 15 एंजाइम है, आप 100 सबस्ट्रेट डाल लें, लेकिन 15 एक्टिव साइट है, साथ 15 सबस्ट्रेट ही बाइंड होने हैं ना। तो जब एक्टिव साइट सारी फिल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। उसके बाद है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम है फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, उसमें कई केमिकल ऐसे होते हैं जो एंजाइम ही एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देते, बल्कि खुद जाके बाइंड हो जाते हैं। अब सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन ये जब सबस्ट्रेट ही जहाँ पे ये केमिकल जाके बाइंड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन। सब्सटेंस दैट कंपीट विद सबस्ट्रेट, ऐसे केमिकल, ऐसे मादे जो सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करें टू बाइंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम ही एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए मुकाबला करें। उन सब्सटेंस, उन केमिकल का नाम है एंजाइम इनहिबिटर, और प्रोसेस का नाम है एंजाइम इनहिबिशन। टाइप्स दो हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में ये होता है जो सबस्ट्रेट और एंजाइम है की एक्टिव साइट है प्लस, और जो इनहिबिटर होते हैं, इनहिबिटर ये तीनों चीजें सेम होती हैं। अब इनहिबिटर और सबस्ट्रेट ही जब शेप दोनों ही आपस में सिमिलर होती है तो अब दोनों के दरमियान कंपटीशन होता है, या तो एंजाइम ही एक्टिव साइट पे इनहिबिटर जुड़े है, या फिर एंजाइम ही एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जुड़े है। अब मीडियम है अंदर जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मिसाल के तौर पर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो है, तो ये इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। एंजाइम जो है ये इसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो जाती है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होता, प्रोडक्ट बनती नहीं है। तो ये इन सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कंपटीशन होता है, इसी कंपटीशन ही बुनियाद पे नाम दे दिया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसमें एग्जांपल आ जाती है एंटीबायोटिक्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसमें सबस्ट्रेट ही और इनहिबिटर ही शेप आपस में मिलती नहीं है, इनमें दोनों ही शेप जो है वो डिफरेंट होती है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट ही। इसका मतलब है इन्हें अंदर कोई मुकाबला नहीं पाया जाता, नो कंपटीशन क्यों है, दोनों ही शेप जो है वो डिफरेंट है। एक्टिव साइट पे उसी ने बाइंड करना है जो शेप से मिलता जुलता है, तो इनहिबिटर ही शेप डिफरेंट है तो कंपटीशन खत्म। लेकिन ये इनहिबिटर बाज नहीं आता, बल्कि ये इनहिबिटर जाते उसे एक्टिव साइट की बजाय किसी और साइट से बाइंड हो जाता है और उसकी एक्टिव साइट की जो शेप है वो बदल देता है। जब एक्टिव साइट की शेप बदल दे है तो अब वो सबस्ट्रेट जो वहां पे बाइंड हो सकता था अब वो भी बाइंड नहीं होता, तो वो